नमस्कार दोस्तों, जोहर। आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल जो भी जेएसएससी सीजीएल दे रहे हैं, आप समान अध्ययन के जो टॉपिक है वो है भारतीय भाषाएं और लिपि। तो आज हम भारतीय भाषाएं जो है उस पर बात करेंगे और यहाँ से प्रश्न 2-3 पूछे जा सकते हैं। भारतीय भाषा से संबंधित जो भी संवैधानिक है या अन्य जो भी तथ्य है, आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ को बता दिया जाएगा। और इस सेशन को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछेंगे आपके छूटेंगे नहीं, ये कंफर्म रही। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय भाषाएं की एक एक चीज़ को देखेंगे। जो बंधु हमारे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक है, हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जामिनेशन में आएगा। अन्य तथ्य समझने के लिए बहुत सारी ज़िंदगी है, पढ़ते रहिए, लेकिन जो तथ्य है वही समझे, क्योंकि सिलेक्शन लेने से पहले आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा, मुझे पढ़ना क्या है और मुझे छोड़ना क्या है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रणनीति अच्छी होगी तब आपकी सिलेक्शन भी सुनिश्चित होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन लंबा चलेगा, इसलिए निश्चिंत होकर आप इस टॉपिक को देख लीजिए और अपने मार्क्स को भी बेहतर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय भाषा। भारतीय भाषा यदि देखें तो भाषा के संबंध में जो विस्तृत जानकारी है वो 1961 की जो जनगणना हुई थी, उस 1961 की जनगणना में एकत्रित किया गया पहली बार। यानी भाषाओं के संबंध में विस्तृत जानकारियाँ 1961 की जनगणना में एकत्रित की गई थी। 1961 के बाद फिर 1971 में 1971 में जो जनगणना की गई थी, उस जनगणना में लगभग 1652 जो मातृभाषाएं थी वो डिलीट किया गया था। और 1652 यानी 1652 मातृभाषाएं, साथ ही 187 भाषाएं भी जो है थी 1971 के जनगणना के अनुसार। तो 1971 के जनगणना के अनुसार हम देखते हैं कि 1652 मातृभाषाएं, 187 भाषाएं थी और 187 जो भाषाएं थी उस भाषाएं में 10,000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती थी। 187 भाषाएं में 94 भाषाएं ऐसी थी जो 10,000 लोगों के से भी कम द्वारा बोली जाती थी। सिर्फ 33 भाषाएं ऐसी थी जो बोलने वालों की संख्या 33 भाषाएं ऐसी थी जो जिसे बोलने वालों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा था। मैंने कहा कि 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषाएं और 187 भाषाएं थी। 187 में 94 जो भाषा था जिसमें 10,000 से कम लोग बोलते थे, और वहीं 33 भाषाएं ऐसी थी जिसे बोलने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक था। ये बेसिक 2 चीज़ हुआ। नेक्स्ट, इसी चीज़ में हम देखें कि लगभग देश की जो 97% जो जनसंख्या है, 97% तो जनसंख्या है, सिर्फ 23 भाषाएं बोलती है। सिर्फ 23 भाषाएं ही बोलती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस 23 भाषाओं में से 22 भाषाएं जो है वह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित है। तो एक चीज़ देखिए कि 23 भाषाएं 97% बोलती है और 23 भाषाओं में जो है 22 भाषाएं जो है हमारे 8वीं अनुसूची में है। और आपको पता होनी चाहिए कि जो 22 भाषाएं हैं संविधान में, जो 22 भाषाएं हैं सम्मिलित 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में इस 22 भाषाओं में 3 ऐसी भाषाएं हैं जो
किसी भी राज्य का राजभाषा नहीं रहा। राजभाषा नहीं है। तीन भाषाएं ऐसी हैं, ये तीन भाषाएं ऐसी है जो किसी भी राजभाषा, किसी भी राज्य का जो है, किसी भी स्टेट का जो है राजभाषा नहीं रहा। वो तीन भाषा कौन कौन है? अब दो ही बचा है, लेकिन ये तीन भाषा कौन कौन है? अब जब हम इस तीन भाषाओं को देखते हैं तो इस तीन भाषा जो है, वो तीन भाषा क्या है, कौन है? एक है संस्कृत, एक है संस्कृत, दूसरा है कश्मीरी। कश्मीरी पहले था, अब जो है जम्मू कश्मीर की भाषाएं हो गई है, अब इस पे हम थोड़ा बताएंगे। और तीसरा जो है संस्कृत, कश्मीरी, और तीसरा जो है वो है सिंधी। ये तीन भाषा यानी 22 जो संवैधानिक भाषाएं हैं, जो संविधान में राजभाषा की जो दर्जा दी गई है, तीन जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, इस 8वीं अनुसूची के 22 में से तीन ऐसी भाषा किसी भी राज्य का राजभाषा नहीं है। वो एक संस्कृत है, कश्मीर और सिंधी। कश्मीर को जो है अभी जम्मू कश्मीर की राजभाषा चिन्हित किया गया है। अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी। अब समझिए, तीन भाषा में अब दो ही बचा है जो किसी भी राजभाषा नहीं, एक संस्कृत और सिंधी। कश्मीरी के संदर्भ में एक दो तीन लाइन देख लें। जो कश्मीरी भाषा है, उस कश्मीरी भाषा को राजभाषा के लिए जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2008, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2008 में जम्मू कश्मीर के 5 भाषा को राजभाषा घोषित किया। 5 भाषा को राजभाषा घोषित किया। किसे किसे? हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी और उर्दू, क्योंकि नया गठन हुआ। नया गठन के बाद जो है इस 5 भाषाओं को राजभाषा के दर्जा दी गई। और ये जो 5 भाषाएं, एक हमने बताया हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और उर्दू। जब कश्मीर राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश से पहले, तो उर्दू को जो है राजभाषा की दर्जा दी गई थी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में उर्दू बोलने वालों की लोगों की जो जनसंख्या है ओनली 0.16%, और कश्मीरी बोलने वालों की संख्या है कितनी? 53.26%। यानी अब समझिए, कश्मीरी बोलने वाले की संख्या 53.26%, लेकिन 70 साल तक इनकी कोई राजभाषा की दर्जा नहीं दी गई। लेकिन 2008 में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 लाया गया, और उसके द्वारा जो है 5 भाषाएं को राजभाषा दी गई। और जम्मू कश्मीर में ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी डोगरी है। आपको यह भी जानकर बहुत हैरानी होगी, और ये तथ्य है कि किसी भी राज्य द्वारा पहली बार उर्दू को राजभाषा की दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन था? तो यही जम्मू कश्मीर था, जो पहली बार उर्दू को राजभाषा की दर्जा दी गई थी। यहाँ तक कंप्लीट। अब यदि हम देखें कि जो राजभाषा है, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, जो राजभाषा है, संवैधानिक थोड़ा चलें फिर आगे देखते हैं। वो राजभाषा हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 में है। भाग 17 में जो है 343 से लेके आर्टिकल 351 तक, यानी अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक जो है हमारे भारतीय संविधान में इसका चर्चा की गई है। ये हम जानते हैं कि हिंदी को जो राजभाषा बनाई गई, हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया, वो बनाया गया 14 सितंबर 1944। जो हिंदी को राजभाषा बनाई गई,
हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया वो कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। और पहली बार जो हिंदी दिवस मनाई गई वो मनाई गई कब? 1953 में। यहाँ तक समझ गए कि राजभाषा हिंदी जो है वो आर्टिकल 343 से लेके 351 तक है, जो भारतीय संविधान के भाग 17 में वर्णन किया गया है। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और राजभाषा से संबंधित जो पहली बार हिंदी दिवस मनाते हैं यही 14 सितंबर को मनाते हैं। और हिंदी का जो लिपि है देवनागरिक है, उससे जो है 1950 में, अब इसे भी देख ही लीजिए, ये लिख लीजिए एक जगह, हिंदी की जो लिपि है, बाकी जो लिपि है वो हम ले लेंगे क्लास, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उस देवनागरी को जो है संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया देवनागरी को 1950 में जो है 343(1) के तहत देवनागरी लिपि को जो है इसे दर्जा दी गई। आप ये भी जानना जरूरी है कि जो हिंदी के लिए जो है राजभाषा एक विभाग भी है। जो राजभाषा विभाग है वह विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, क्वेश्चन पूछता है, तो वो है गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय द्वारा जो है एक स्वतंत्र विभाग जो राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी, वह स्थापना किया गया था जून 1975 में। और किस मंत्रालय? गृह मंत्रालय के अंदर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसे भी लिख लीजिए कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और यह जून 1975 ईस्वी में जो है एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसका गठन किया गया था। अब हम चलते हैं कि जो अनुच्छेद, जो मेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, थोड़ा इसको भी देख लें कि राजभाषा के संबंधित जो ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित जो संविधान के अनुच्छेद 344 में के अंतर्गत पहले 15 भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई थी, लेकिन इसमें समय समय क्या हुआ, संशोधन होता चला गया, और अभी वर्तमान में जो है हम देखते हैं कि टोटल 22 भाषाएं हैं। इसके लिए संशोधन किए गए, इसके लिए जो संशोधन किए गए इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग देखिए क्या है ट्रिक के साथ। 21वीं संविधान संशोधन, 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1967 में, इस 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया, ये 21वें संविधान संशोधन में। ठीक, 21वें के बाद आता है 71वें संविधान संशोधन, और ये लाया गया 1992 में। और इस 1992 में जो भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो 1992 में जो 71वें संविधान संशोधन लाया गया, इसमें कौन कौन भाषा जोड़ी गई? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अब हम आपसे ये प्रश्न पूछें कि नेपाली भाषा भारत में कहाँ बोली जाती है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? जो नेपाली भाषा है कहाँ बोली जाती है, किस स्टेट में बोली जाती है? ये भी एक जगह लिख लीजिए। जो नेपाली भाषा है वो बोली जाती है सिक्किम में। सिक्किम में जो है नेपाली भाषा बोली जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कि एक संशोधन हुआ, ये दोनों को जोड़िए, एक और एक कितना हुआ? 2, 7 और 2 कितना हुआ? 92। ये 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन जो संशोधन अधिनियम है वो कब आया? 2003 में। और इस 2003 में जो अमेंडमेंट के साथ जो भाषा जोड़ी गई वो बोडो, डोगरी,
मैथिली और संथाली। यहां से समझ गए कि 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में आया और सिंधी भाषा को जोड़ा। 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो सिक्किम में। अब दोनों को जोड़ दिए, 21 71 कितना हुआ? 92 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 2003 में। किन किन भाषा को जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट, बस लिखते चले जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा, कंफर्म। नेक्स्ट यदि हम देखें तो देखते हैं कि संविधान की भाषा से संबंधित एक अनुच्छेद है 343। मैंने आपको बताया कि हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। 343 में यह लिखा हुआ है कि हिंदी और उसकी जो लिपि होगी देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 के आधार पर, लेकिन संविधान के 15 वर्ष तक, अब समझिए, संविधान के 15 वर्षों तक मतलब 1965 तक संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना था। थोड़ा इतिहास को समझ लीजिए। 1965 तक जो है अंग्रेजी को किया जाना था और संसद को यह अधिकार दे दिया, संसद को जो है यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की अवधि को बढ़ा सकता है। 1900 यह अधिकार दिया गया कि संसद यदि चाहे तो अंग्रेजी को राज संघ की जो भाषा के रूप में उसके अवधि को बढ़ा सकता है। और इसी संदर्भ में जो है 1963 में जो है 1963 में राजभाषा अधिनियम आ जाता है। राजभाषा अधिनियम जो है, राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया जाता है। और ये पारित करने के बाद यह व्यवस्था कर दी गई कि संघ भाषा के रूप में अंग्रेजी का जो प्रयोग है वह 1971 तक करता रहेगा। लेकिन इसमें यह संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई कि संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक रहेगा। ये थोड़ा पीछे चलेगा। अब यहां से एक प्रश्न आता है, राजभाषा आयोग, थोड़ा इसको भी देख लें। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग की जो गठन किया जाता है वो गठन किया जाता है अनुच्छेद 344 में कहा गया कि राजभाषा आयोग का जो गठन है उसका अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी महोदय इसकी गठन कर सकता है और राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रत्येक 10 वर्ष के अवधि के पश्चात करेगा। याद रखिए, 10 वर्ष के पश्चात वो राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि पहली बार राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? जो फर्स्ट राजभाषा का आयोग का गठन किया गया वो किया गया था 1955 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो बीजी खरे थे। बीजी खरे, याद रखिएगा। आर्टिकल जो अनुच्छेद 345 है, अनुच्छेद 345 है, आर्टिकल 345 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, जो प्रत्येक राज्य है, झारखंड राज्य हो, बिहार हो, कोई भी राज्य, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, अंतर्विष्ट जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषा को सरकारी कार्य के लिए राज्य की भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है।
इसलिए आप देखते होंगे कि एक भाषा राज्य के एक प्रथम भाषा, इसका द्वितीय भाषा अनेक दिया जाता है। इसकी भी चर्चा करेंगे झारखंड के संदर्भ में भी। तो 345 आर्टिकल 345 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उस भाषाओं में से किसी एक का या एक से अधिक भाषाओं को वो अपने राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। इसी आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, वो भी हम बताना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिए कि 4 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया और स्पष्ट किया गया कि राज्य अपनी जनता के हित के लिए या जनता के हित के मद्देनजर किसी भी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। राज्य के आधिकारिक भाषा चुनने के लिए राज्य को स्वतंत्र कर दिया गया और यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 4 सितंबर 2014 का आया। और आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी राज्य का राज्यपाल, किसी भी जो राज्य है उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति से, एक यह भी लाइन लिख लीजिए, किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति से, प्रेसिडेंट की अनुमति से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की कार्यवाही को राजभाषा होने की अनुमति दे सकता है। यानी हाई कोर्ट की जो भाषाएं हैं, जो कार्यवाही की जो भाषा क्या होनी चाहिए, उसके लिए यदि राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति से अनुमति के बाद राष्ट्रपति जो है राज्यपाल जो है यह अनुमति दे सकता है। और इसी संदर्भ में यदि हम देखें तो झारखंड की जो राजभाषा है वो राजभाषा आप देखते हैं कि वो क्या है, हिंदी है। झारखंड की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। तो झारखंड के संदर्भ में इसमें चल दें क्योंकि जेएसएससी देना है। तो हम देखते हैं कि झारखंड की जो राजभाषा है वो क्या है, मेन हिंदी है। लेकिन इसमें क्या हुआ, द्वितीय भाषा जो है, द्वितीय राजभाषा कितनी है, वो है 16। झारखंड की द्वितीय राजभाषा है वह 16। हम देखते हैं कि इसके लिए पहले सिर्फ कितना था, द्वितीय राजभाषा 12। द्वितीय राजभाषा झारखंड में जो था वो कितना था, एक हिंदी हो गया और पहले 12 था, इसमें कितना 4 जुड़ा और अभी टोटल द्वितीय राजभाषा की संख्या हो गई 16। इसके लिए झारखंड जो है एक अध्यादेश 2018 में लाए थे। 2018 में बिहार राजभाषा झारखंड संशोधन अध्यादेश 2018, बिहार राजभाषा झारखंड संशोधन अध्यादेश 2018। इसके तहत जो है 3 भाषा, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, MBA जो है मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा, ये 4 भाषाएं को जो है जोड़कर द्वितीय राजभाषा जो है 2018 में बिहार राजभाषा झारखंड संशोधन अध्यादेश 2018 द्वारा जोड़ा गया। और इस प्रकार हमारे झारखंड का जो है द्वितीय जो भाषा है, राजभाषा है, वो कुल कितने हैं, 16। यहाँ तक हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आर्टिकल 350 क्या कहता है। 350 का ए, आर्टिकल 350 का ए कहता है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर होगा, प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। और इसी 350 के क यानी ए, 350 का बी में कहता है कि 350 का बी मतलब ख, यह कहता है कि भाषा के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उसको विशेष अधिकार दिया जाता है। और आर्टिकल 351 कहता है, 351 जो है उसमें लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
और उसके लिए जो है समय समय पर निर्देश दिए जाएंगे। ये हमारे भाषा से संबंधित है। हम देखते हैं कि यदि पहले के संदर्भ में यदि हम देखें तो भाषाई आधार पे जो है राज्यों का पुनर्गठन की बात की गई और देखते हैं कि सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में भाषा के आधार पे 3 राज्य बिहार, उड़ीसा और असम का गठन किया और इसके बाद जो है भाषाई आधार पर तेलुगु राज्य की स्थापना की मांग बढ़ने लगी। थोड़ा पीछे चले और फिर देखते हैं उसी संदर्भ में 1913 ईस्वी में जो है 1913 ईस्वी में आंध्र प्रदेश महासभा का भी स्थापना किया जाता है। 1918 में जो मॉन्टेगोमरी चेम्सफोर्ड जो 1919 में लाया गया था, उन्होंने भी कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संबंध में जो औचित्य को मान्यता जो है वो दे दी गई थी। फिर 1936 में सिंध प्रांत का भी गठन होता है, लेकिन कन्नड़, तेलुगु, मराठी भाषा की जो भी जनता का दबाव था उस समय मांग जो है बढ़ रही थी। फिर देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, एस के दर उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनता है भाषाई प्रांत आयोग 4 सदस्यीय। वो भी कहते हैं कि भाषा पे नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार मांग बढ़ती चली जाती है। फिर आप देखते हैं लेकिन मांग के बाद एक ये पोट्टी श्रीरामुलु आवरण अनशन कर देते हैं और 1952 में मर जाते हैं। लेकिन इसके मरने के बाद ही पहली बार जो है भाषाई आधार पे जो राज्य का गठन किया गया वह किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 में जो है वो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषाई आधार पे। ये प्रश्न पूछता है इसलिए मैंने बता दिया है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे एक है शास्त्रीय लैंग्वेज क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 6। पहला कौन था? तमिल 2004 में। तमिल के बाद संस्कृत 2005 में। एक जगह लिख लीजिए इसको। शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा में तमिल, दूसरा संस्कृत, फिर आता है कन्नड़, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, फिर उड़ीसा। उड़ीसा को जो है 2014 में 20 फरवरी 2014 को जो है उड़ीसा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इतना याद हो गया होगा। जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं 6 हैं, तमिलनाडु, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। उड़ीसा लेटेस्ट है, 20 फरवरी 2014 को दी गई थी। अब हम चलते हैं, बस 2 मिनट 3 मिनट और लेंगे। अब हम चलते हैं भाषाओं का। यदि मेन रूप से यहाँ से कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसको सिर्फ जितना पूछता है वही इतना समझ लीजिए कि भारतीय भाषा को जो वर्गीकरण किया गया है 4 आधार पे किया गया है। 4 आधार में क्या है? एक है इंडो यूरोपियन और इसे भारोपिया परिवार भी कहा जाता है। भारोपिया परिवार भी कहा जाता है। दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है आस्ट्रिक परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती। जो ये 4 भाषा में बांटा गया है, उस 4 भाषा में पहला इंडो यूरोपियन को क्या कहा जाता है? भारोपीय परिवार। यानी भारत की कुल जनसंख्या का 73% जो लोग हैं इसी परिवार की भाषाओं को जानते हैं। मतलब 3/4 लोग जो है भाग जनसंख्या इंडो यूरोपियन में। द्रविड़ में कितना? द्रविड़ में जो है 25% है, लगभग 1/4 है, जो तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सब देखते हैं वो।
आस्ट्रिक परिवार में देखते हैं तो आस्ट्रिक परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है वो 1.3% बोली जाती है, और उसमें जैसे मुंडा से संबंधित जो भी 14 जनजातीय भाषाएं हैं, संथाली हो, कुडुख, सब ये आस्ट्रिक परिवार के हैं। और चीनी तिब्बती में जो है वो सिर्फ 0.7 भाग ही 0.7% ही जो है भाग चीनी तिब्बती में है, जैसे लद्दाखी, आपकी असमी, ये सब इसी में आता है। एंड लास्ट जो है 4 भाषाएं को यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा है लेकिन आ सकते हैं, कि जो 4 भाषाएं हैं उन 4 भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा दिया गया। 4 भाषा को जो है प्राचीन भाषा का दर्जा दिया गया, और प्राचीन भाषा का दर्जा उसे दिया जाता है कि वो भाषा जो है कम से कम 1500 वर्ष पूर्व होने की संबंधित प्रमाण आवश्यक होनी चाहिए। प्राचीन भाषा वही हो सकता है जो 1500 वर्ष पूर्व भाषा से संबंधित व्यवस्था हो। वो 4 भाषा हैं जिसे प्राचीन भाषा का दर्जा दिया गया, और प्राचीन भाषा में दर्जा है वो है संस्कृत, वो है तमिल, वो है तेलुगु, और वो है कन्नड़। ये 4 भाषाएं हैं, ये 4 भाषा को प्राचीन नाम दिया गया। जो तेलुगु और कन्नड़ हैं ये 2008 में 31 अक्टूबर 2008 को ये दोनों को जो है प्राचीन भाषा की दर्जा मिला है। तो ये चीज़ जो है आपके भाषा से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो ये सभी हैं। एक ट्रिक समझ लीजिए कि देवनागरी की लिपि किन किन भाषाओं की जो लिपि है देवनागरी है। किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है? देवनागरी जो है लिपि जो है किन की, बाकी लिपि में तो हम बताएंगे लेकिन जाते जाते एक ट्रिक समझ लीजिए। देवनागरी लिपि है तो देवनागरी को नमस्ते है, देवनागरी को नमस्ते है। को माने कोंकणी, कोंकणी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। नौ मतलब नेपाली, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। मौ मतलब मराठी, मराठी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। ये क्या है? सस्ते नमस्ते यानी मतलब क्या? संस्कृत, संस्कृत। और है का मतलब क्या? हिंदी। तो समझ गए होंगे कि को मतलब कोंकणी, नौ मतलब नेपाली, मराठी, ये सब संस्कृत, है हिंदी। यानी इन सभी जो राजभाषाएं हैं इसकी जो लिपि है वो क्या है? आपकी हिंदी लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो ये भाषा से संबंधित सभी आपको एक जगह मिल गया है, इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, और यहाँ से जो भी प्रश्न भाषा से संबंधित पूछा जाएगा आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, और यहीं से सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कन्फर्म रहिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। यदि इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत है बिल्कुल मुझे बताइए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, और आप अपने तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर हम अगला जो लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लिपि, और इसे जो भी आपका इम्पोर्टेंट स्टैटिकल जीके का भी है वो सभी हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरह बता देंगे। एक इम्पोर्टेंट डेज का भी हम लाने जा रहे हैं, हो सकता है कल या परसों में वो भी दे दें विस्तृत जानकारी, फिर वो भी आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगा। चलिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।